नमस्कार बच्चों, हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में बच्चों आपने देखा था कि हम भारत के परिचय की चर्चा कर रहे थे और भारत के परिचय के अंदर विशेष रूप से हमने दो बिंदुओं की चर्चा की थी। पहला बिंदु हमने भारत के नामकरण के बारे में चर्चा की थी कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, और दूसरा जो बिंदु था कि भारत की स्थिति कैसी है। इन दोनों बिंदुओं के बारे में हम लास्ट वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा बच्चों, वो इससे आगे वाले दो बिंदुओं की चर्चा करने वाले हैं। एक बिंदु हम भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, स्थिति और विस्तार। और इससे आगे वाला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत के सीमांकन के बारे में, कि भारत की सीमाएं कैसी हैं, कौन कौन से पड़ोसी देश भारत के साथ में जुड़े हुए हैं, भारत की स्थलीय सीमाएं किन देशों के साथ में जुड़ी हुई हैं, भारत की जलीय सीमाएं कहाँ कहाँ निर्धारित होती हैं और किस किस के द्वारा निर्धारित होती हैं। तो हम हमारी चर्चा प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले चलते हैं हम भारत की स्थिति और विस्तार के। ये जो दो पॉइंट हैं इनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा मेन टॉपिक रहेगा भारत की स्थिति और विस्तार। देखिए, स्थिति का संबंध अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति से होता है और विस्तार का संबंध अक्षांश और देशांतरों के विस्तार से होता है। कितने देशांतरों में फैला, दूरी से होता है। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत की सबसे जो ऊपरी सीमा है वो यहां जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर इंदिरा कौल नामक क्षेत्र से प्रारंभ होती है। इंदिरा कौल नामक क्षेत्र से प्रारंभ होती है। यानी भारत की सबसे उत्तरी जो सीमा है वो जम्मू कश्मीर राज्य के इंदिरा कौल से प्रारंभ होती है और उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये जो विस्तार देखने को मिलता है, दक्षिण में तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी तक, तो भारत की उत्तर से दक्षिण में जो लंबाई है वो जम्मू कश्मीर के इंदिरा कौल से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण में भारत की जो कुल लंबाई है 3214 किलोमीटर है। जैसे इसकी उत्तर से दक्षिण में लंबाई है, ठीक उसी प्रकार से इसकी पूर्व से पश्चिम की ओर भी चौड़ाई है। इसका जो विस्तार है उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में जो मिलता है, तो पूर्व में यदि हम देखें यहां से लेके यहां तक ये जो चार पार्टीशन हैं, ये हमने जो अलग अलग भाग बनाए, तो पूर्व में यदि हम देखें तो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश नामक राज्य है और अरुणाचल प्रदेश के अंदर वालांगू नामक क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश का वालांगू नामक क्षेत्र है जहां से भारत की पूर्वी सीमा प्रारंभ होती है, जबकि इसकी पश्चिमी जो सीमा है वो गुजरात के अंदर, गुजरात जो राज्य है उसका द्वारिका नामक क्षेत्र है, द्वारका नामक क्षेत्र है, यहां तक फैली हुई मिलती है। तो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से प्रारंभ होकर पश्चिम में गुजरात तक इसकी चौड़ाई जो है वो 2933 किलोमीटर है। तो लंबाई 3214 किलोमीटर हो गई और चौड़ाई कितनी होगी, 2933 किलोमीटर। अब इस लंबाई और चौड़ाई का जो आंकड़े हैं उनको देखने के बाद एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो ज्यादा है और जो देशांतरीय विस्तार है वो क्या है, कम है। इसी कारण भारत की उत्तर से दक्षिण में लंबाई ज्यादा है, किंतु पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई क्या है,
कम है। तो ये भारत की हमने किसकी चर्चा की, विस्तार की चर्चा की। भारत कितनी लंबाई में फैला हुआ है और कितनी चौड़ाई में फैला हुआ है। इसी के तहत हम चर्चा करते हैं। देखो, भारत का जो मध्यवर्ती भाग है, इस मध्यवर्ती भाग से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा ग्लोब पर जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होती है, उसे कर्क रेखा कहा जाता है। तो कर्क रेखा भारत के लगभग बीच में से गुजरती है। लगभग इस सिचुएशन में आप देखेंगे ये कंडीशन है जहां से कर्क रेखा गुजर रही है। ये कर्क रेखा गुजर रही है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा। तो कर्क रेखा जो है भारत को दो भागों में विभाजित करती है, एक उत्तरी भाग और दूसरा दक्षिणी भाग, दो भागों में विभाजित करती है। अब ये कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? मैं आपसे पूछूं कि बताओ कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजर रही है, तो शायद आपको पता होगा कि सर इतने राज्यों से होकर गुजर रही है। देखो, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब मैं आपसे पूछूं चलो इनके नाम बताओ, तो शायद आप इनके नाम नहीं बता पाओ। एक दो के बता दोगे, लेकिन पूरे 8 राज्यों के नाम शायद आप नहीं बता पाओ। तो इसको ध्यान रखने के लिए देखो आपको क्या करना है, एक छोटी सी ट्रिक्स मैं आपको बताता हूं जो ध्यान रखनी है, और उससे आपको कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजर रही है वो भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसके लिए हम छोटी सी ट्रिक यूज करते हैं। राम, मित्र, गुप, झाछ, ये हमने छोटा सा सेंटेंस यूज किया, और ये सेंटेंस जो है आपको भारत से कर्क रेखा कहां कहां से गुजरे उसके बारे में पूरी जानकारी बताएं। तो देखिए एक एक के ऊपर चलते हैं। रा का मतलब राजस्थान से है, राफोर राजस्थान। एन का मतलब मध्य प्रदेश से है। मी का मतलब मिजोरम से है। त्रे का मतलब त्रिपुरा से है। गु का मतलब गुजरात से है। पै का मतलब पश्चिम बंगाल से है। झा का मतलब झारखंड से है, और 6 का मतलब छत्तीसगढ़ से है। तो ये भारत के ऐसे 8 राज्य हैं जहां से होकर कर्क रेखा गुजर रही है। 23.5 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश रेखा है उसी को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा। और ये भारत के इन 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। कौन कौन से राज्यों से? राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो 8 राज्य ऐसे हैं जो कर्क रेखा की श्रेणी में, या कर्क रेखा जो गुजरने वाला जो क्षेत्र है उसके तहत शामिल किए जाते हैं। जैसे भारत के मध्यवर्ती भाग से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक उसी प्रकार भारत के अंदर से एक महत्वपूर्ण देशांतर रेखा भी गुजरती है, और उस देशांतर रेखा से ही हमारे भारत के मानक समय का निर्धारण होता है। विश्व का जो समय निर्धारित किया जाता है वो ग्रीनविच रेखा से निर्धारित किया जाता है, लेकिन हमारे भारत का जो समय निर्धारित किया गया है वो भारत की मानक समय रेखा से निर्धारित किया गया है। और भारत की मानक समय रेखा जो है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये रेखा जो है वो भारत के समय के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण मानी गई। यानी भारत का समय कहां से निर्धारित होगा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से निर्धारित होगा। तो ये जो रेखा है ये भारत में लंबवत रूप से गुजरती है। कर्क रेखा कैसे गुजर रही थी? क्षैतिज रूप में गुजर रही थी। ये कैसे गुजरती है? लंबवत रूप में गुजरती है। तो लंबवत रूप में कहां कहां से गुजर रही, ध्यान दीजिए। इस रेखा की कंडीशन लगभग ऐसी है, लगभग इस कंडीशन में आप देखेंगे तो ये रेखा गुजर रही है भारत के अंदर से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जिससे भारत का समय निर्धारित किया जाता है। अब बात ये आती है कि ये रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजर रही है? तो सीधी सी बात है, ये रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से गुजर रही है। कितने राज्यों से गुजर रही है? 5 राज्यों से। अब फिर वही बात आएगी कि बताओ 5 राज्यों के नाम कौन कौन से हैं। तो देखिए, इसके लिए भी हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक है जिसको आपको याद रखना है। क्या है? आप और मैं 36
36 सीढ़ी उतरते हैं ये छोटी सी ट्रिक्स है जिसके माध्यम से आपको 82.5 डिग्री की जो पूरी देशांतर रेखा है उसके बारे में पता चलेगा कि कौन कौन से राज्यों से होकर गुजर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो एक एक अक्षर है, एक एक शब्द है, वो आपको बताया कि कौन कौन से राज्यों से जा रही है। आप का मतलब है आंध्र प्रदेश, और का मतलब है ओडिशा से, मैं का मतलब है मध्य प्रदेश से, 36 तो ऑटोमेटिक क्लियर आ रहा है छत्तीसगढ़ से, और यहाँ जो सीढ़ी है ये हमारी कोई काम की नहीं यानी साइलेंट फीचर के रूप में है, उतरते हैं, इसका मतलब है उत्तर प्रदेश से। तो 5 राज्य आपके सामने हैं, कौन कौन से? आंध्र प्रदेश से होकर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा यानी कि भारत की मानक समय रेखा गुजरती है, और ये इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। कभी कभार पूछा जाता है कि कहाँ से गुजरती है। इलाहाबाद के पास में कौन सा स्थान है? नैनी नामक स्थान, वहां से विशेष रूप से गुजर रही है। तो हमने देखा भारत का जो विस्तार है, उत्तर से दक्षिण हमने विस्तार की चर्चा की, पूर्व से पश्चिम हमने चौड़ाई की चर्चा की। उसके बाद में हमने देखा कि कर्क रेखा भारत में कहाँ से गुजर रही है, कौन कौन से राज्य हैं, 82.5 डिग्री पूरी देशांतर रेखा वो कहाँ से गुजर रही है। अब ये जो कर्क रेखा है ये भारत को 2 भागों में बांटती है, एक तो उत्तरी भाग और दूसरा कौन सा भाग? दक्षिणी भाग। तो देखो जलवायु के दृष्टिकोण से भी भारत का 2 भागों में विभाजन कर देते हैं। कर्क रेखा के दक्षिण वाला जो भाग है वो उष्ण कटिबंध है, और कर्क रेखा के ऊपर वाला जो भाग है वो उपोष्ण कटिबंध है। तो कर्क रेखा के कारण भारत की जलवायु संबंधी जो दशाएं वो भी क्या हो जाती हैं? बदल जाती हैं। तो ये चर्चा हमने किसकी की? विस्तार की चर्चा की। अब हम चर्चा करेंगे कि भारत का क्षेत्रफल, भारत के क्षेत्रफल के संदर्भ में जो दशाएं उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपको ये बहुत अच्छी तरह पता होगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। चलिए हम चर्चा करते हैं। देखिए भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, मात्र 2.4%। विश्व का जो कुल क्षेत्रफल है उसका केवल 2.4% भाग भी हमारे भारत के क्षेत्रफल के रूप में शामिल किया जाता है। इसका जो टोटल क्षेत्रफल है भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का जो पूरा क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, और टोटल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारे भारत का पूरा क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल की चर्चा होगी। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। यानी भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि से 6 देश और हैं जो बड़े हैं। उन 6 के बाद में हमारे भारत का स्थान 7वें के रूप में आता है। तो 6 देश कौन कौन से हैं? चलो उनकी भी चर्चा करते हैं। अब जो भारत से बड़े 6 देश हैं, यदि मैं आपसे पूछूं कि उनका क्रम के अनुसार नाम बताइए तो शायद आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन फिर देखो यहाँ भी हमारी वो ट्रिक काम करेगी। यहाँ इसके लिए भी एक ट्रिक है छोटी सी, ताकि आप देशों के नाम भी याद रखोगे। पहला कौन सा है, 5वां कौन सा है, तीसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है, 7वां, सब याद रखोगे और इंटरेस्टिंग ढंग से आपको याद भी हो जाएगा। तो कौन कौन से? देखो अभी भारत और चीन के बीच तनातनी चल रही है, युद्ध के जैसे हालात हो रहे हैं। चीन जो है भारत को अक्सर डराता रहता है। क्यों डराता रहता है? क्योंकि उसको पता है कि 1962 में हमने भारत को हरा दिया था। हालांकि उसे अब ये पता नहीं है कि उस वक्त स्थिति अलग थी और आज स्थिति अलग हो गई। तब हम आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, आधारभूत संरचनाओं के दृष्टिकोण से पिछड़े हुए थे। लेकिन अब हम पिछड़े नहीं हैं। आज हम आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत अर्थव्यवस्था में बदल गए हैं।
सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से बदल गए, वैश्विक मंच पर हमारी पहचान होती जा रही है, आधारभूत संरचनाएं बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं। तो चीन जो भारत को बार बार धमकी देता था युद्ध की, भारत अब उस धमकी से डर नहीं रहा है। तो जो करंट मुद्दा चल रहा है उसी को ध्यान में रखते ट्रिक बनाई गई है, तो ध्यान रखना। तो अब चीन धमकी देता है, भारत वाले क्या बोलते हैं, भारत वाले क्या बोलेंगे, आ जाओ युद्ध कर लो। तो क्या देखो ट्रिक क्या है वो आपको ध्यान रखनी है। रुक चीन अब आ भारत, ये छोटी सी ट्रिक है जिससे आप विश्व के 7 बड़े क्षेत्रफल वाले देशों के नाम याद रख सकते हैं, और वो भी क्रम के अनुसार। क्या है ट्रिक, रुक चीन अब आ भारत, ये विश्व के 7 बड़े क्षेत्रफल वाले देश हैं। देखिए इसका जो एक एक अक्षर है वो एक एक देश की कहानी कहेगा। कैसे कहेगा, यहाँ पे जो रू अक्षर है इसका मतलब रूस से है। किससे है, रूस से। तो पहले नंबर पे कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से, रूस है। कै जो अक्षर है वो कनाडा की कहानी कह रहा है, तो दूसरे नंबर पे क्षेत्रफल में कौन है, कनाडा है। चीन तो अपने आप अपनी कहानी कह रहा है, तो तीसरे नंबर पे कौन है, चीन है। यहाँ जो ए है, ये ए जो है अमेरिका का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो चौथे नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, अमेरिका है। बै का मतलब हो गया ब्राजील, तो 5वें नंबर पे क्षेत्रफल में कौन है विश्व में, ब्राजील है। आ का मतलब हो गया ऑस्ट्रेलिया, तो 6ठे नंबर पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। और 7वें नंबर पे तो आपको पता है आपके सामने जो भी है कौन है, भारत है। तो देखिए बिल्कुल छोटे इंटरेस्टिंग ढंग से आप 7 देशों के नाम याद करने वाले हैं, और वो भी सीक्वेंस के अंदर, एक क्रम के अंदर आपको याद करने के लिए मिलेगा। तो रुक चीन अब आ भारत, हम विश्व को डरा रहे, रुक तो अब आ भारत, हम देखते हैं तो कैसे हमसे युद्ध करता है। 62 वाली बात अलग थी, अब 2020 चल रहा है, इसीलिए शांत पड़ गया चीन, ध्यान रखना। चलो ठीक है, तो ये चर्चा किसकी होगी, भारत के क्षेत्रफल की चर्चा की, कितना है, और सबसे बड़ी बात कि क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान है, और वो 7 बड़े जो देश हैं उनमें से भारत से पहले आने वाले देशों के नाम कौन कौन से हैं, और सबसे बड़ा कौन सा, ये सारी चीजें हमारे स्टिक के अंदर छिपी हुई। तो बच्चों ये हमारा जो तीसरा पॉइंट था, भारत का आकार, क्षेत्रफल और विस्तार से संबंधित था। इसी के अंदर एक चीज आती है कि भारत की आकृति किसके समान, कैसे भारत का आकार प्रतीत होता है, किसके समान आकार वाला भारत है। तो देखिए मैंने शुरू में मैप में 4 पॉइंट बनाए थे, एक सबसे ऊपर वाला पॉइंट, एक सबसे नीचे वाला पॉइंट, एक सबसे पूर्व वाला पॉइंट और एक सबसे पश्चिम वाला। यदि इन चारों पॉइंट को मैं मिला दूं, काल्पनिक रूप से मिला दूं, तो आपके सामने लगभग एक आकृति का निर्माण होगा। अब कौन सी आकृति का निर्माण होता है देखते हैं। देखिए मैंने इसको यहां से यहां मिला दिया, और यहां से यहां मिला दिया, और फिर इसको यहां से यहां मिला दिया। तो बताओ आपको लगभग कैसी आकृति नजर आ रही है, कैसी आकृति लगभग नजर आ रही है कि किसके समान भारत की आकृति हो सकती है। तो निश्चित सी बात है, देखते ही हमें पता चल रहा है कि भारत की आकृति किसके समान है, पतंग के समान है। किसके समान है, पतंग के समान। तो भारत का आकार कैसा है, पतंगाकार है, पतंगाकार आकृति है भारत की। तो भारत का जो आकार है वो कौन सा है, पतंगाकार। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करने वाले हैं, सीमांकन के बारे में। देखिए बच्चों, भारत की जो स्थिति है वो हिंद महासागर है, और हिंद महासागर में इसकी स्थिति होने के कारण भारत को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हुआ है। लाभ क्या प्राप्त हुआ है कि इसकी स्थलीय सीमाएं तो बनती ही हैं, साथ साथ में समुद्र होने के कारण सामुद्रिक सीमा भी बनती, जलीय सीमा भी इसके द्वारा बनती है। तो हम चर्चा करेंगे कि भारत की सीमाएं कैसी हैं। देखिए थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे कि कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में। तो इससे ऊपर का जो अधिकांश भाग है वो लगभग स्थलीय सीमा बनाता है, और कर्क रेखा के नीचे का जो भाग है वो लगभग कौन सी सीमा बनाता है, जलीय सीमा बनाता है, सामुद्रिक सीमा बनाता है। यहां से लेके ये जो आप पार्टीशन देख रहे हैं पूरा का पूरा, ये पूरी आउटर बाउंड्री है ऊपर की ओर, ये सारी आउटर बाउंड्री, ये पूरी आउटर बाउंड्री जो भी आप देख रहे हैं ये पूरी की पूरी स्थलीय सीमा के रूप में है, धरातलीय सीमा के रूप में।
और नीचे वाला ये जो पार्टीशन आप देख रहे हैं पूरा का पूरा यहाँ से टोटल ये जो एरिया है ये जलीय सीमा के रूप। तो भारत की दोनों तरह की सीमा है, स्थलीय सीमा भी है और जलीय सीमा भी है। तो स्थलीय और जलीय सीमा होने के कारण भारत को अवस्थितिजन्य लाभ प्राप्त है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरी स्थलीय सीमा आ रही थी, इसकी कुल जो लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। तो भारत की टोटल स्थलीय सीमा कितनी हुई? 15,200 किलोमीटर। कहाँ की ओर फैली हुई? उत्तर की ओर। ठीक है। अब नीचे वाले पार्टीशन में कौन सा? हिंद महासागर है। सबसे नीचे आप यहाँ देखोगे कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। और हिंद महासागर के अंगों के रूप में यहाँ पे क्या है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पश्चिम की ओर कौन सा सागर है? अरब सागर। तो बंगाल की खाड़ी के द्वारा, अरब सागर के द्वारा और हिंद महासागर के द्वारा, इन तीनों के द्वारा भारत के दक्षिण में सामुद्रिक सीमा का निर्माण किया, जलीय सीमा का निर्माण किया गया। तो भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी जो जलीय सीमा है उसकी कुल लंबाई है 6,100 किलोमीटर। 6,100 किलोमीटर। मैं देखो ध्यान रखना, भारत की मुख्य भूमि की चर्चा कर रहा हूं। ये आपके सामने जो मैप है ये भारत की मुख्य भूमि है। तो मुख्य भूमि के अलावा क्या हो सकता है? आपको पता है मुख्य भूमि के अलावा भारत में द्वीप भी हैं। तो यदि बिना द्वीपों के भारत की जलीय सीमा की चर्चा की जाए, बिना द्वीपों के भारत की जलीय सीमा की चर्चा की जाए तो कितनी है? 6,100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर है टोटल जो लंबाई। यहां से आप ये देख रहे हैं पूरा पार्टीशन जो देख रहे हैं 6100 किलोमीटर। लेकिन यदि इसमें भारत के जो द्वीप हैं अंडमान और निकोबार द्वीप, और यहाँ पे कौन सा हो गया? लक्षद्वीप हो गया। तो यदि अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप इनकी भी सामुद्रिक सीमा को शामिल कर दिया जाए, द्वीपों की भी सीमा को जोड़ दिया जाए, तो भारत की सामुद्रिक सीमा की लंबाई हो जाएगी 7,512 किलोमीटर। मुख्य भूमि की जलीय सीमा तो कितनी है? 6100 किलोमीटर। लेकिन यदि द्वीपों को भी शामिल कर दें तो 7,512 किलोमीटर इसकी लंबाई मिलती है। कुछ बुक्स के अंदर 16 भी मिलती है, 516। लेकिन आपको ध्यान कौन सा रखना? 7,512 किलोमीटर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये भारत की किसकी सीमा है? जलीय सीमा की कुल लंबाई है। चलिए अब इसी के अंदर हम देखते हैं, हमने देखी स्थलीय सीमा की हमने चर्चा की, जलीय सीमा की हमने चर्चा की। अब हम चर्चा करते हैं कि जो सीमाएं निर्धारित की गई हैं वो कौन कौन से पड़ोसी देशों के द्वारा निर्धारित की गई है। तो देखिए एक ही देश के बारे में बताता हूँ। भारत के पश्चिमी भाग की ओर कौन सा देश है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान से यहाँ इस भाग की ओर कौन सा देश है? अफगानिस्तान है। कौन सा है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ये पाकिस्तान हो गया। और यहाँ पे चीन है। कौन सा है? चीन। यहाँ नेपाल है, ये भूटान है, और यहाँ पे म्यांमार है, और यहाँ बांग्लादेश है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा बनाई गई है वो 7 देशों के साथ में बनाई गई है। और इस नीचे वाले भाग में एक मिलता है श्रीलंका। कौन सा मिलता है? श्रीलंका। लेकिन वो जलीय सीमा के रूप में उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं अभी हम उत्तरी भाग में जो स्थलीय सीमा उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो भारत की सीमा 7 देशों के साथ में लगती है। ऊपरी वाली जो स्थलीय सीमा है कौन कौन से देश है आपके सामने। अब हम एक और चर्चा करें कि भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ सबसे बड़ी लगती है और किस देश के साथ में सबसे छोटी लगती है। तो हो सकता है कि आपको 1 या 2 के नाम पता हो, लेकिन मैं ये कहूँगी बड़े से छोटे कौन से हैं, जितने भी हैं उसमें सबसे बड़ा कौन सा है, बीच का कौन है, छोटा कौन सा है। तो ये शायद आपको पता नहीं होगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए फिर हमारे पास एक ट्रिक्स है जिसको आपको ध्यान रखना है। देखो मैं बचपन में क्या था, बचपन में MBA करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया। तो मैं क्या करना चाहता था बचपन में? MBA करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया। तो बचपन में MBA, आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है? बचपन में MBA BCPN। और बचपन में मैं क्या करना चाहता था?
एमडीए करना चाहता था। क्या करना चाहता था? एमडीए। तो ये 7 देश हो गए जिनके साथ में भारत की स्थलीय सीमा लगती है। बचपन में एमडीए से आपके 7 देश निकल कर आ गए जिनसे भारत की स्थलीय सीमा लग रही है। और ये 7 देश भी ऐसे आ गए जो क्रम के अनुसार, सबसे बड़ी किसके साथ में, फिर उससे छोटी किसके साथ में, फिर एक बिल्कुल क्रम के अनुसार। देखिए एक की हम चर्चा करते हैं। B4 बांग्लादेश है। बी का मतलब क्या है? बांग्लादेश। तो सबसे बड़ी जो स्थलीय सीमा लगती है भारत की वो किसके साथ में लगती है? बांग्लादेश के साथ में। 4097 किलोमीटर की लगभग। कितनी है? 4097 किलोमीटर। सबसे लंबी स्थलीय सीमा। बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपकी बोर्ड की एग्जाम हो या फिर हम कंपटीशन के एग्जाम हो या कॉलेज के एग्जाम। मेनली एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ में लगती है? तो किसके साथ में लगती है? बांग्लादेश के साथ में। बांग्लादेश के बाद में जो दूसरा देश है वो कौन सा है? चीन है। पहले नंबर पे कौन सा है? बांग्लादेश। दूसरे नंबर पे कौन सा है? चीन। तीसरे नंबर पे हमारा पड़ोसी देश कौन सा है? पाकिस्तान। कौन सा है? पाकिस्तान, जिसके साथ में भारत की सीमा लगती है। चौथे नंबर पे नेपाल है। कौन सा है? नेपाल। 5वें नंबर पे म्यांमार है, म्यांमार। और 6ठे नंबर पे भूटान है और 7वें नंबर पे अफगानिस्तान है। कौन सा है? अफगानिस्तान। तो ये 7 ऐसे देश हैं जिनकी भारत के साथ में स्थलीय सीमा लगती है। तो सबसे ज्यादा किसके साथ में? जो सबसे पहले। और जैसे जैसे हम इधर से इधर की ओर आते जाएंगे, भारत के साथ में जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो ये एक छोटी सी ट्रिक्स है जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि कौन से देशों के साथ में भारत की स्थलीय सीमा लगती है और किस प्रकार से सीमा लगती है, बड़े कौन से देश के साथ में लगती है और छोटी कौन से देश के साथ में लगती है। तो ये हमने सीमाओं की चर्चा की। अब देखिए कि किस देश के साथ में जो सीमा है उसको कौन कौन से नाम से जाना जाता है, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनकी हम चर्चा करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो सीमा है इसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा उसको क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा है उसको क्या कहा जाता है? डूरंड लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डूरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा है किसके नाम जाना जाएगा? डूरंड लाइन के नाम से। भारत और चीन के बीच में जो सीमा है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। तो भारत और चीन के बीच में जो रेखा है उसको किसके नाम जानेंगे? मैकमोहन रेखा के नाम से। भारत और नेपाल के बीच में जो लाइन है उसको रेडोलिफ लाइन बोलते हैं। रेडोलिफ। क्या बोलते हैं? रेडोलिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। भारत और नेपाल के बीच में जो लाइन है उसको रेडोलिफ लाइन के नाम से। भारत और भूटान के बीच में जो सीमा है उसको इंडो भूटान बैरियर कहते हैं। इंडो भूटान बैरियर क्या कहा जाता है? इंडो भूटान बैरियर कहा जाता है। किस किसके बीच? भारत और भूटान के बीच। भारत और म्यांमार के बीच में जो स्थलीय सीमा है उसको इंडो बर्मा बैरियर कहा जाता है। इंडो बर्मा बैरियर। आपको बहुत इस तरह पता है म्यांमार का पहले वाला नाम क्या? पुराना नाम बर्मा था। तो भारत और म्यांमार के बीच में जो सीमा है स्थलीय सीमा उसको क्या कहा जाता है? इंडो बर्मा बैरियर कहा जाता है। और भारत और बांग्लादेश वाला भाग है उसको पूर्वांचल या पूर्वी गलियारा कहा जाता है। पूर्वांचल या पूर्वी गलियारा कहा जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच पूर्वांचल या पूर्वी गलियारे के नाम से जाना जाता है। तो ये चर्चा थी कि स्थलीय सीमाएं किस किस देश के साथ में लगती हैं, कितनी लंबाई है, किसके साथ में ज्यादा लगती है, किसके साथ में कम लगती है, कौन सी रेखा को किस नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये स्थलीय सीमाएं होगी। इधर आपको पता है जलीय सीमा अरब सागर से लगती है, उधर बंगाली खाड़ी से नीचे हिंद महासागर। लेकिन यहाँ भी एक चीज है, भारत और श्रीलंका के बीच में जो स्थलीय सीमा है उसको जोड़ने वाला एक जल डमरू मध्य है और उसको हम क्या कहते हैं? पाक जल डमरू मध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य। तो भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला जो भाग है उसको हम पाक स्ट्रेट या पाक जल डमरू मध्य के नाम से जानते हैं। तो बच्चों
ये आज का हमारा वीडियो था। इसमें हमने आपको बताया कि भारत की लंबाई कितनी है, भारत की चौड़ाई कितनी है, कर्क रेखा कहाँ से गुजर रही है, 82.5 डिग्री पूर्व देशांत रेखा कहाँ से गुजर रही है। उसके साथ साथ में हमने चर्चा की स्थलीय सीमा कितनी है, जलीय सीमा कितनी है, स्थलीय सीमा कौन कौन से देशों के साथ में लगी हुई है, किन जो देशों के साथ में लगी हुई है उनको किन किन नामों से जाना जाता है, जलीय सीमा कितनी है, द्वीप कौन कौन से हो गए, और जलीय सीमा के साथ में किस देश के साथ में लग रही है उसके बीच में जो संयोजक है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा आज का वीडियो था। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आप सभी को ध्यान से सुनने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एक बार फिर, और इस वीडियो के बाद में हम दोबारा मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।